नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाई एक्स्ट्रा क्लासेस में। आज हम अपने इस एमसीक्यू क्लास में जनरल एग्रीकल्चर में मौसम विज्ञान से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षा जैसे कि यूपी एजीटीए या केंद्र सुपरवाइज़र या और भी जो परीक्षाएं आने वाली हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको ये सवाल देखने को मिलेंगे। एमसीक्यू को बनाते समय मेरी यही कोशिश रही कि कोई भी क्वेश्चन इस एमसीक्यू क्लास से बाहर ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट में हम बताइएगा कि आपने इस 30 एमसीक्यू में से कितने प्रश्न आपके सही निकले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है, कृषि जलवायु विज्ञान के जनक फादर ऑफ एग्रोक्लाइमेटोलॉजी किसे कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है कोपेन, दूसरा ऑप्शन जो है ल्यूक हावर्ड है, तीसरा ऑप्शन है डी कैंडोले या चौथा ऑप्शन है एल रामदास। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कोपेन। अब इसके जो अन्य ऑप्शन हैं उसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, कोपेन जो हैं इन्होंने वनस्पति के आधार पर विश्व का पहला वैज्ञानिक जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला वेजिटेटिव क्लासिफिकेशन किस वैज्ञानिक ने दिया, तो आपका सही जवाब रहेगा कोपेन। हमारा जो दूसरा ऑप्शन था ल्यूक हावर्ड, इन्हें बादलों के वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। हमारा अगला जो ऑप्शन था डी कैंडोले, इन्होंने पादप भूगोल और वनस्पति के सिद्धांतों पर कार्य किया। जो हमारा अगला ऑप्शन था एल रामदास, इन्हें भारतीय कृषि मौसम विज्ञान का जनक कहा माना जाता है। वैसे इसका ऑप्शन जो कोपेन सही था, लेकिन आपके लिए ये चारों ही ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारा अगला सवाल है, भारतीय मौसम विज्ञान के जनक और मानसून मैन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके ऑप्शन हैं डी एन वालिया, जो अगला ऑप्शन है देवराज सिक्का, अगला ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, अगला ऑप्शन है एल ए रामदास। तो आप बताइए फिर इसमें से कौन सा उत्तर सही है। इस एमसीक्यू क्लास में आप मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से पहले आप अपनी जो एक मूल्यांकन करके देखें कि आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के जवाब सही आते थे। तो इसका जो सही जवाब है डी, इसका जो सही जवाब है देवराज सिक्का। तो चलिए समझते हैं जो हमारे अन्य ऑप्शन हैं उनके बारे में भी। जो देवराज सिक्का हैं, इन्होंने भारतीय मौसम और अल-नीनो के संबंध में गहराई से जो है बताया। हमारा जो अगला ऑप्शन था डी एन वालिया, ये एक प्रसिद्ध भारतीय भूविज्ञानी रहे हैं। जो हमारा अगला ऑप्शन था एम एस स्वामीनाथन, इन्हें भारत में कृषि क्रांति का, जो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एल ए रामदास, इन्हें भारत में एग्रोमेट्रोलॉजी, इन्होंने जो है एग्रोमेट्रोलॉजी की भारत में नींव रखी। हमारा चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। जो हमारा अगला सवाल है, वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक घनत्व और सभी मौसमी घटनाएं होती हैं? तो इसके ऑप्शन हैं समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल और ताप मंडल। तो जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्षोभ मंडल। तो चलिए अन्य ऑप्शन को भी समझ लेते हैं। जो क्षोभ मंडल है यह सबसे निचली परत रहती है। यहाँ बादल, बारिश या अन्य जो भी मानसूनी घटनाएं घटित होती हैं वे सभी क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। जो हमारा अगला ऑप्शन था समताप मंडल, यहाँ ओजोन परत होती है और मौसम शांत रहता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि विमान किस मंडल में उड़ते हैं, तो आपका सही जवाब रहेगा समताप मंडल। मध्य मंडल, इसका जो है ये सबसे ठंडी परत है, यहाँ पर उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। हमारा अगला जो ऑप्शन था ताप मंडल, यहाँ पे आयन मंडल स्थित रहता है जो रेडियो संचार में मदद करता है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। जो हमारा अगला सवाल है, अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से कौन सी गैस जिसका कि 60% तक योगदान रहता है, वो गैस कौन सी है? जिसके ऑप्शन है NO2, CH4, CO2 या SO2। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी सही है, SO2। चलिए अन्य ऑप्शन के बारे में भी समझते हैं। जो SO2 गैस रहती है, ये उद्योगों से निकलने वाली गैस जो है, जो पानी के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। जो हमारा दूसरा ऑप्शन था NO2, जो NO2 जो है वो अम्लीय वर्षा में लगभग 30% का योगदान करती है। जो अगला ऑप्शन था CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है। जो हमारा अगला ऑप्शन था CH4, यानी कि मेथेन गैस, या धान के खेतों और जुगाली करने वाले पशुओं से निकलती है।
जल्दी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल जो है वो अम्लीय वर्षा जो कि एसिड रेन का जो पीएच मान कितना रहता है, 7.0 या 4.5 या 5.6 या 6.5। देखिए इसका नाम से ही स्पष्ट है कि अम्लीय वर्षा मतलब कि जिसका पीएच मान 7 से कम रहेगा, लेकिन अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना रहता है, जो इसका सही जवाब है 4.5। चलिए इसके अन्य ऑप्शन भी समझते हैं। जो 7 पीएच रहता है, जो 7 को हम न्यूट्रल कहते हैं, जो शुद्ध और उदासीन पानी का मान 7 ही रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पानी का पीएच कितना रहता है तो आपका सही जवाब रहेगा 7। जो हमारा अगला ऑप्शन था 5.6। देखिए सामान्य वर्षा का जो पीएच रहता है वो इतना ही रहता है, क्योंकि हवा में CO2 मौजूद रहती है ना, इसीलिए सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.6 तक रहता है। जो हमारा अगला ऑप्शन था 6.5 पीएच। अधिकांश कृषि फसलों के लिए मिट्टी का पीएच जो रहता है वो 6.5 से 7.5। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त पीएच मान कितना रहता है तो आपका सही जवाब रहेगा 6.5 से 7.5। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? इसके ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल। तो इसका सही जवाब जो है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो है वो मध्य मंडल है। अन्य ऑप्शन के बारे में भी समझते हैं। मध्य मंडल, यहाँ पर तापमान गिरकर -100 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है, जो इसे सबसे ठंडी परत बनाता है। जो हमारा अगला ऑप्शन था क्षोभ मंडल, यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। समताप मंडल, ओजोन परत के कारण यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है, ओजोन परत भी इसी मंडल में पाई जाती है। ताप मंडल, यहाँ सूर्य की तीव्र किरणों के कारण तापमान बहुत अधिक होता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सौर स्थिरांक मतलब कि सोलर कांस्टेंट का मान कितना रहता है? तो इसका 1.94 CL/cm²/min या 2.94 या 1.50 या 3.0। तो जो इसका सही जवाब है 2.94। चलिए बढ़ते हैं इसके अन्य ऑप्शन की तरफ। जो 1.94 था यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानक सौर स्थिरांक है। सौर स्थिरांक होता क्या है, हम ये भी समझना हमें ज़रूरी है ना। सौर स्थिरांक वह ऊर्जा है जो सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सीमा पर प्राप्त होती है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण मतलब PAR की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 300 से 400 नैनोमीटर या 400 से 700 नैनोमीटर या 700 से 1000 नैनोमीटर या 100 से 400 नैनोमीटर। तो जो इसका सही जवाब है वो 400 से 700 नैनोमीटर होती है, यानी कि PAR की जो तरंग दैर्घ्य रहती है वो 400 से 700 नैनोमीटर तक रहती है। 400 से 700 नैनोमीटर इसी दृश्य प्रकाश सीमा में पौधे जो हैं वो अपनी फोटोसिंथेसिस की क्रिया को संपन्न करते हैं। जो 300 से 400 नैनोमीटर ऑप्शन था यह परावैंगनी किरणों मतलब कि अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं किरणों का क्षेत्र है जो फसलों के लिए हानिकारक हो सकता है। जो हमारा अगला ऑप्शन था 700 से 1000 नैनोमीटर, यह इंफ्रारेड प्रकाश है जो गर्मी प्रदान करता है। हमारा अगला सवाल है ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटने की सामान्य दर जो कि नॉर्मल लैप्स रेट क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर या 4 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर या 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर या 8.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है कि 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर क्षोभ मंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। और जो हमारा अगला जो ऑप्शन था 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, इसे शुष्क एडियोबैटिक लैप्स रेट भी कहा जाता है। ये आप याद रखना, जो आपको मैं बता रहा हूँ अलग से महत्वपूर्ण पॉइंट। हमारा अगला सवाल जो है धान की फसल के लिए एल्बिडो का मान कितना रहता है? 25% या 21% या 18% या 30%। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, 18%। ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके जो अदर ऑप्शन है उनको भी समझ लेते हैं। 18%। धान के गीले खेतों का एल्बिडो कम होता है क्योंकि पानी प्रकाश को जो सोख लेता है। अब एल्बिडो पहले समझ तो लें कि एल्बिडो होता क्या है। किसी सतह द्वारा परावर्तित सौर विकिरण का प्रतिशत, यही एल्बिडो कहलाता है। और एक ऑप्शन था 21 से 25%, या अधिकांश घनी और हरी फसलों का औसत जो होता है वही एल्बिडो रहता है। हमारा अगला ऑप्शन जो है, अगला प्रश्न जो है भारत में औसत वार्षिक वर्षा
कितनी दर्ज की गई है, जिसके ऑप्शन हैं 1000 नैनोमीटर या 1000 मिलीमीटर या 1194 मिलीमीटर या 1500 मिलीमीटर या 800 मिलीमीटर। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, 1194 मिलीमीटर। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। जो 1194 मिलीमीटर है यह भारत की आधिकारिक औसत वार्षिक वर्षा है। 1000 मिलीमीटर जो था यह पूरे विश्व की औसत वार्षिक वर्षा का अनुमानित आंकड़ा है। जो अगला देखिए, भारत की वर्षा विश्व औसत से अधिक है, इसलिए भारत को कहते हैं ना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या जो रहती है कृषि पर निर्भर रहती है। हमारा अगला सवाल है, जो साउथ वेस्ट मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में कुल कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? 20%, 74%, 15% या 50%? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी, 74%। चलिए समझते हैं इसके जो और ऑप्शन है उनके बारे में। 74%। भारत की अधिकांश खेती इसी मानसून मतलब कि जून से सितंबर पर निर्भर करती है। 15% यह उत्तर पूर्वी मानसून का योगदान है, सर्दियों में बारिश इसी के कारण होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून को भारत की कृषि का भाग्य कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, 24 घंटे में वर्षा की कितनी मात्रा होने पर उसे रेनी डे माना जाता है? 1.5 mm से ज़्यादा वर्षा हुई तो उसको रेनी डे मानते हैं, या 2.5 mm से ज़्यादा वर्षा होने पर, या 0.5 mm से ज़्यादा वर्षा होने पर, या 5 mm से ज़्यादा वर्षा होने पर? तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, 2.5 mm से ज़्यादा वर्षा होने पर। चलिए समझते हैं इसके बारे में। और 2.5 mm से ज़्यादा वर्षा जो होती है, जो IMD जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार, जब 2.5 mm से अधिक वर्षा होने पर उसे रेनी डे की संज्ञा दी जाती है। अगर यही वर्षा 5 mm से ज़्यादा रहती है तो क्रॉप रेनी डे उसे माना जाता है, जो फसलों की वृद्धि के लिए प्रभावी है। भारत में एक वर्ष का औसत जो रहता है 130 रेनी डे होता है। मतलब भारत में एक वर्ष में औसत 130 रेनी डेज होते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो अल्पकालिक मौसम पूर्वानुमान मतलब कि शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग की अवधि कितनी रहती है? 1 से 3 दिन या 3 से 10 दिन या 1 सप्ताह या 1 महीना? देखिए, जो पूर्वानुमान रहता है वो 3 तरीके से रहता है, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। तो यहाँ पे पूछा गया है ना कि शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग जो रहती है वो कितनी अवधि की रहती है। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, और 1 से 3 दिन। समझते हैं इसके बारे में। 1 से 3 दिन यह दैनिक कार्यों, कृषि कार्यों जैसे कि दवाई छिड़काव, सिंचाई के लिए उपयोगी रहता है। जब 3 से 10 दिन का जब समय रहता है इसे मध्यम अवधि पूर्वानुमान या मीडियम रेंज कहते हैं। जब 10 दिन से अधिक या पूर्वानुमान रहता है तो इसे दीर्घकालिक पूर्वानुमान कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो था है मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान जो मीडियम रेंज फोरकास्ट सप्ताह में किन दिनों में जारी किया जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं सोमवार और बुधवार, मंगलवार और शुक्रवार, शनिवार और रविवार या केवल बुधवार? तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मंगलवार और शुक्रवार। देखिए, मंगलवार और शुक्रवार जो है भारतीय मौसम विभाग द्वारा इन्हीं दिनों में कृषि मौसम बुलेटिन जारी होता है। जो यह पूर्वानुमान NCMRWF नोएडा द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें आने वाले जो 3 से 10 दिनों के मौसम की जानकारी दी जाती है। जो मीडियम रेंज पूर्वानुमान था, शॉर्ट कितना था? 1 से 10 दिन, मीडियम एक शॉर्ट था 1 से 3 दिन, मीडियम है 3 से 10 दिन, लॉन्ग कितना था? 10 दिन से ऊपर। हमारा जो अगला सवाल है वो तेज बारिश, ओलावृष्टि, तूफान और चक्रवात के लिए कौन से बादल उत्तरदायी होते हैं? निम्बो स्टेटस या सिरस या स्टेटस या क्यूमुलस निम्बस? तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्यूमुलस निम्बस इसका सही जवाब है। देखिए, जो क्यूमुलस निम्बस रहते हैं इन्हें गर्जने वाले बादल भी कहा जाता है। जो निम्बो स्टेटस जो हमारा अगला ऑप्शन था, ये लगातार होने वाली रिमझिम बारिश के लिए जिम्मेदार होते हैं। सिरस ये सबसे ऊंचे बादल होते हैं और पंख जैसे दिखते हैं, इनमें कभी भी वर्षा नहीं होती। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से किन बादलों से वर्षा होती है, तो यहाँ पे गरजने वाले जो बादल जो हैं क्यूमुलस निम्बस, इन्हीं से गरजने वाले बादल वर्षा होती है। निम्बो स्टेटस ये लगातार होने वाली रिमझिम बारिश के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हमारा अगला जो सवाल है, और ठंडे बादलों में कृत्रिम वर्षा मतलब कि आर्टिफिशियल रेन के लिए
किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है NaCl या सिल्वर आयोडाइड या सूखी बर्फ या ऑप्शन बी और सी दोनों। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन डी सही जवाब है। तो जो आर्टिफिशियल रेन के लिए जिम्मेदार हैं वो सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ दोनों हैं। देखिए इसका उपयोग ठंडे बादलों में किया जाता है। NaCl जो है इसका उपयोग गर्म बादलों में किया जाता है। कृत्रिम बादलों की क्रिया को क्लाउड सीडिंग, जो कृत्रिम वर्षा की जो क्रिया रहती है उसे क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा आप कि ठंडे बादलों में किसका प्रयोग करते हैं और गर्म बादलों में किसका प्रयोग करते हैं। हमारा अगला सवाल है, अल्प जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं इनके लिए कितना प्रकाश सही रहता है, या शॉर्ट डे प्लांट्स कौन सी अवधि के पौधों को कहा जाता है? देखिए जो खरीफ में हम जिन फसलों को बोते हैं उन्हें शॉर्ट डे प्लांट्स, और रबी में जिन फसलों की बुवाई करी जाती है वो लॉन्ग डे प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट्स पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है गेहूँ और चना, चावल और बाजरा, टमाटर और सूरजमुखी, आलू और प्याज। तो जो इसका सही जवाब है यहाँ खरीफ की फसलें चावल और बाजरा हैं। तो इसका सही जवाब है चावल और बाजरा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं जिनमें फ्लावरिंग आने के लिए 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता रहती है। इनमें मोस्टली खरीफ की फसलें आती हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स क्या आते हैं, जैसे गेहूं और चना, रबी की फसलें, इनमें ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। देखिए जब इनकी बुवाई करते हैं अक्टूबर नवंबर की तरफ में, तब तो प्रकाश जो कम अवधि के लिए रहता है, लेकिन जब इनकी फ्लावरिंग आती है तब देखिए प्रकाश की समयावधि बढ़ जाती है, इसीलिए लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत आते हैं। जो अगला ऑप्शन था डे न्यूट्रल प्लांट, टमाटर और सूरजमुखी, इन पर प्रकाश का कोई भी असर नहीं पड़ता है। हमारा जो अगला सवाल है वो है दिवस निष्प्रभावी पौधे यानी कि डे न्यूट्रल प्लांट्स में कौन सी फसल आती है, या इसका एग्जाम्पल कौन सा है? गेहूँ, सोयाबीन, चना या सूरजमुखी। तो देखिए गेहूं तो है वो लॉन्ग डे प्लांट्स का उदाहरण है, चना भी लॉन्ग डे प्लांट्स है, सोयाबीन जो है वो शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, जो सूरजमुखी, यही सूरजमुखी और टमाटर डे न्यूट्रल प्लांट के अंतर्गत आते हैं। हमारा जो अगला सवाल है इसके जो ऑप्शन हैं उनके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। सूरजमुखी इस फसल को साल में कभी भी उगाया जा सकता है क्योंकि यह डे न्यूट्रल प्लांट है। सोयाबीन यह शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आता है और गेहूं और चना जो है वो लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत आते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि गेहूं की फसल के लिए जो आधार तापमान मतलब कि बेस टेम्परेचर कितना रहता है? देखिए बेस टेम्परेचर वो होता है जिस तापमान के बाद में फसल की वृद्धि रुक जाती है। तो यही बेस टेम्परेचर गेहूं के लिए पूछा गया है। तो जिसके ऑप्शन है 10 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस या 4.5 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी 4.5 डिग्री सेल्सियस। देखिए 4.5 डिग्री सेल्सियस जो है यह न्यूनतम तापमान है जिसके नीचे गेहूं की वृद्धि रुक जाती है। और जो 10 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन था यह धान और मक्का जैसी गर्म जलवायु वाली फसलों का जो बेस टेम्परेचर है। बेस टेम्परेचर को बायोलॉजिकल जीरो भी कहा जाता है। इसके जो हमारा अगला सवाल है WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शन है नई दिल्ली 1875 ईस्वी में, या जेनेवा 1950 ईस्वी में, रोम 1945 ईस्वी में, या पेरिस 1950 ईस्वी में। तो जो इसका सही जवाब है जो WMO है उसकी स्थापना जेनेवा में सन 1950 ईस्वी में हुई। जेनेवा 1950, WMO की स्थापना 23 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी, इसलिए 23 मार्च को हमेशा विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च को। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस। अभी 22 अप्रैल हुई है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। देखिए आप दिवस भी याद कर लीजिएगा कि पेपर में कभी कभी दिवस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नई दिल्ली जो कि 1875 ऑप्शन में था, यहाँ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मतलब कि IMD की स्थापना हुई थी। WMO जो है मौसम और जलवायु के लिए वैश्विक मानक तय करने वाली प्रमुख संस्था है। हमारा जो अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र यानी कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं? जिसके ऑप्शन है 15, 20, 129 या 9। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 9। देखिए 9 जो हैं वो उत्तर प्रदेश को मिट्टी, वर्षा और तापमान के आधार पर 9 वर्गों में बांटा गया है। जो 15 क्षेत्र ऑप्शन में था, 15 क्या है यहाँ पे कृषि जलवायु क्षेत्रों को बांटा गया है 15 भागों में।
और जो 20 हैं वो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में बांटा गया उत्तर प्रदेश को है। यानी कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कितने उत्तर प्रदेश में हैं? 20 हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं? 15 हैं।